historical cost. Five different measurement attributes currently used in practice: historical cost, current market value, net realizable value, and present value. Often, historical cost is used in practice because it is objective and determinable. A deviation from historical cost is accepted when it becomes apparent that the historical cost cannot be recovered. This deviation is justified by the conservatism concept. A deviation from historical cost is also found in practice, where specific standards call for another measurement attributes such as current market value, net realizable value, or present value. हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें ये बता रहा होता है कि आपने एसेट्स को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है जिस पर आपने एसेट्स को परचेस किया है। आपने एक ट्रक परचेज किया है समझे 5 लाख का, तो आपने बैलेंस शीट में 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मगर उस पर एक कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, यानी लीस्ट फेवरेबल। लीस्ट फेवरेबल यानी आप क्या करेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आप उसमें से जो अमाउंट डेप्रिशिएट हो गई है उसको माइनस करेंगे, जिस तरह आप अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स को माइनस करते हैं और उसके बाद नेट वैल्यू निकालते हैं। यानी आप अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो 5 लाख का अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल है, पॉसिबल है कि इसमें से 50,000 रुपीज जो हैं वो बैड डेट्स में चले जाएं, तो आप 4,50,000 ले रहे होते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल की नेट वैल्यू को 4,50,000 लेते हैं, यानी कम से कम वैल्यू ले लेते हैं आप कि इतनी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको 100% रिकवर हो जाए, ठीक है। इसी तरह आप डेप्रिसिएशन में क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड करते हैं फिक्स एसेट्स को, फॉर एग्जांपल 5 लाख का, उसमें से डेप्रिसिएशन जो हो गई अमाउंट उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो नेट वैल्यू उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसी को आप टोटल में लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ले रहे होते हैं या रियलाइज वैल्यू ले रहे होते हैं कि इसकी नेट वैल्यू ये आ रही है। मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी नेट वैल्यू होती है कि आपने इतना डेप्रिशिएट कर लिया, ये उसकी नेट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो होगी, ठीक है, जो मार्केट में है, ये प्रेजेंट वैल्यू वो होगी जो अभी मार्केट में आपको मिलेगी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बता रहे हैं आपको कि आपने एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेस किया। कंजर्वेटिज्म, द अकाउंटेंट इज ऑफन फेस्ड with a choice of different measurement of a situation, with each measurement having reasonable support. According to the concept of conservatism, the accountant must select the measurement with the least favorable effect on net income, जो आप बोलते हैं least favorable effect on the net income and financial position in the current period. नेट इनकम में से आप क्या लीस्ट फेवरेबल यानी कम से कम फेवर दे रहे होते हैं नेट इनकम को, क्या कर रहे होते हैं। लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट मींस कि आपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया कि आप समझ रहे हैं इतने एक्सपेंस होंगे, आपने उसके पूरे एक्सपेंस रिकॉर्ड करके नेट इनकम आपकी मिनिमम आप समझ रहे हैं कि एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 5 नहीं 7,000 होंगे, तो आपने 7,000 आपने रिकॉर्ड कर लिए, आपकी नेट इनकम इतनी आ रही है उसकी बेस पर, ठीक है। 5 के बजाय आपने 7 रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंसेस को, तो आपकी नेट इनकम क्या हो गई, कम हो गई। हत्ता कि वो आपने एक एस्टिमेट अमाउंट है, हो सकता है पूरी आपकी नेट इनकम 2,000 से ज्यादा हो, बट आपने उसको लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट शो कराने नेट इनकम पे। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने इंक्रीज कर दिया कि ये मेथड इस पे लगी और डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह आपने बैड डेट्स को अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, हत्ता कि हो सकता है रिकवरी सब हो जाए, एक्सपेंस बैड डेट्स का इतना ना हो, मगर आपने उसको एज ए एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या किया आपने, आप नेट इनकम पर लीस्ट फेवरेबल इफेक्ट शो करा रहे होते हैं, ये कहलाते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन। अकाउंटेंट्स फेस अ प्रॉब्लम of when to recognize revenue. All parts of an entity contribute to revenue, including the receiving department and the production department. सब revenue produce कर रहे हैं, ठीक है। The problem becomes how to determine objectively the contribution of each of the segment towards revenue. हम ये कैसे डिटरमाइन करें, ये प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से डिटरमाइन करें कि हर सेगमेंट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, वो कैसे उसको सेपरेट करें।
Since this is not practical, accountant must determine when it is practical to recognize revenue. In practice, revenue recognition has been the subject of much debate. This has resulted in fairly wide interpretation. The issue of revenue recognition has represented the basis of many SEC enforcement action, Security Exchange Commission, SEC stand for. In general, the point of recognition of revenue should be the point in time when revenue can be reasonably and objectively determined. It is essential that there be some uniformity regarding when revenue is recognized so as to make financial statements meaningful and comparable. रियलाइजेशन यानी एक इशू है कि आपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है। जब वो रेवेन्यू आपने की है यानी आपने सेल्स की है उस वक्त आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, या जब आप कैश रिसीव करोगे आप जब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। ये कब करनी है आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड, ठीक है। अभी आपने सेल्स की, ऑन अकाउंट सेल्स कर दी 5 लाख की, क्या एंट्री पास किया आपने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 5 लाख रुपीस। तो कैश तो कलेक्ट नहीं हुआ बट आपने सेल्स कर ली यानी आपने रेवेन्यू को क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज कर लिया कि रेवेन्यू हो गई 5 लाख की, ठीक है। सेकंड क्या है, नहीं आप बोले नहीं हम तो जब करेंगे जब कैश होगा, कैश डेबिट यानी ऑन अकाउंट जब आप मर्चेंडाइज सेल करेंगे, क्या एंट्री पास होगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब जो सेल्स क्रेडिट हुई है किस बेस पर हुई है, कैश की बेस पर हुई है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाए, जब वो रिसीव हो या जब वो आप वो रेवेन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सेल्स करना शुरू करते हैं, जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, इस पर डिबेट हो रही है और इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि किस कब इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। मुख्तलिफ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड अप्लाई करती हैं, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे वो कौन सा मेथड है, ठीक है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सही, मैचिंग। The revenue realization concept involve when to recognize revenue. Accountant need to relate. Accountant need a related concept that addresses when to recognize the cost associated with the recognized revenue. The matching concept. The basic intent is to determine the revenue first and then match the appropriate cost against the revenue. कि जो आपने रेवेन्यू अर्न की है, जो आपको रेवेन्यू आई है, इसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है। और जो एक्सपेंस हुआ ये किस मंथ का एक्सपेंस हुआ है, ये जो आपने सेल्स की ये कौन सी मर्चेंडाइज थी, ये कब किस रेट पर आपने परचेज की थी, उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है। ये जो रेवेन्यू हुई है इसकी कॉस्ट क्या थी, ये जो आपने मर्चेंडाइज सेल्स किए हैं, समझो मैंने 10 यूनिट सेल्स किए हैं, ये जो सेल्स हुई है मेरी अमाउंट आई है सेल्स की, इसकी इसके अगेंस्ट जो मर्चेंडाइज सेल की मर्चेंडाइज थी उसकी कॉस्ट क्या थी और बाकी एक्सपेंडिचर क्या है। यानी रेवेन्यू मैचिंग प्रिंसिपल का आपको ये बताना चाह रहा होता है कि आपने जो चीज़ सेल्स की है, जो मर्चेंडाइज की सेल्स की है, उसको उसी की कॉस्ट में से माइनस करें। बिल्कुल इसी तरह आपने जिस मंथ का रेंट एक्सपेंस है उसको उसी मंथ की रेवेन्यू में से माइनस करें। आप रेंट एक्सपेंस है दिसंबर का, तो जनवरी में आप जनवरी की इनकम से माइनस नहीं करें, या रेंट एक्सपेंस 2020 का तो 2021 की रेवेन्यू में से माइनस नहीं करें। मैचिंग प्रिंसिपल आपको क्या बता रहा है कि जिस मंथ का जिस ईयर का एक्सपेंस है उसको उसी मंथ या ईयर की रेवेन्यू में से माइनस करना है आपको। इसकी बेस पर आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, इसी की बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी, the consistency concept required the entity to give the same treatment to comparable transactions from period to period. This add to the usefulness of the reports, such the reports from one period are comparable to the report from the another period. Consistency means जब आप टू रिपोर्ट्स को, टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी हम आहंगी जिसको हम बोलते हैं वो होनी चाहिए। किस तरह देखते हैं आगे। It also facilitate the detection of trends. Many accounting method could be used for any single item, such as inventory. If inventory were determined in one period of on one basis and in the next period on a different basis. फर्स्ट आपने इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया है फॉर एग्जांपल फीफो मेथड से,
सेकंड में लिफो अप्लाई कर दिया, या फिर इस तरह कह लें परपेचुअल अप्लाई किया, देन आपने पीरियोडिक मेथड अप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। एक जो है आपने परपेचुअल अप्लाई कर दी, एक आपने जो है वो क्या कहते हैं पीरियोडिक अप्लाई कर दिया। द रिजल्टिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट वुड नॉट बी कंपेरेबल फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अब आप प्रॉफिट को कंपेयर नहीं कर सकते पीरियड टू पीरियड, इसलिए कि जब आपने चेंज किया है मेथड, डेप्रिसिएशन का हो, बैड डेट्स का हो, ठीक है, या इन्वेंट्री का मेथड जब आपने चेंज कर दिया, उसके चेंज होने के बाद प्रॉफिट पे उसका इंपैक्ट आएगा। अगर प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, आपकी प्रॉफिट चेंज हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि जो है परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो गई, हमारी कम हो गई, कम हुआ है प्रॉफिट, यानी इस साल कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। नहीं, हो सकता है उसके पीछे जो है वो चेंज ऑफ मेथड भी हो। ठीक है, तो आप कंपेयर जब करेंगे जब दोनों में कंसिस्टेंसी पाई जाती होगी, मैंने थर्ड टाइम आपको बता रहा हूं, दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके बाद वो कंपैरिजन कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अब आप बोलें कि मैट्रिक और बीबीए के स्टूडेंट को कंपेयर करें, नहीं हो सकता। कंपैरिजन जब होगा जब दोनों स्टूडेंट बीबीए के और 7 सेमेस्टर के ही होंगे, फिर आप उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कंसिस्टेंसी मीन्स दोनों का कंपेरेबल के लिए दोनों का एक होना जरूरी है। अगर उसमें कोई चेंजिंग होगी तो कंपेयर नहीं हो सकता। अगर आपने इस साल डेप्रिसिएशन का, बैड डेट्स का, ये कोई भी मेथड चेंज किया है, तो उसको प्रीवियस ईयर के इनकम स्टेटमेंट से, इनकम से आप कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि फिर उसमें इसकी बेस पर भी चेंजिंग आ गई होंगी। क्लियर? इफ द एंटिटी कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ एन ऑल्टरनेटिव accounting method, the change can be made. The entity must be ready to defend the change, a responsibility that should not be taken lightly in view of the liability for misleading financial statement. वो क्या करेगा फिर? mislead करेगा financial statement को। Sometime the change will be based on a new accounting pronouncement. When an entity make a change in accounting method, the justification for the change must be disclosed. उसको disclose करें फिर आप, along with an explanation of the effect on the statement. कि अब आप उसको क्या करें, नीचे डिस्क्लोज करें कि हमने जो है इस साल अकाउंटिंग का जो मेथड है, सॉरी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ है, ठीक है, और उस मेथड की चेंजिंग पर की बेसिस पर भी जो है उसका इम्पैक्ट आपकी नेट प्रॉफिट पे, नेट इनकम पे आ सकता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मींस कि आपने जो अकाउंटिंग सॉरी जो मेथड है उसमें चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहते कंपेयर करें, टू स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी लास्ट ईयर 2019 का और 2020 का इनकम स्टेटमेंट, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों का एक होना जरूरी है। दोनों में आपने एक ही मेथड अप्लाई किए हों, दोनों के अंदर डेप्रिसिएशन का एक मेथड होना चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, दोनों में फीफो अप्लाई करा है आपने, ठीक है, दोनों में आपने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अप्लाई की है बैड डेट्स की, कोई मेथड आपने चेंज नहीं किया। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस साल किसी भी तरह की कोई चेंजिंग की है तो आप उसको नीचे डिस्क्लोज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। ये रहा फुल डिस्क्लोजर जो मैं आपको बता रहा हूं। द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स must disclose all facts that may influence the judgment of an informed reader. Several methods of disclosure exist, such as explanation, supporting schedule, cross reference. अब आप जो डिस्क्लोज करने जा रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन हो सकती है, उसका मजीद एक्सप्लेन कर दें नीचे कि इस साल हमने चीज़ें हमने चेंज किए हैं, या कोई शेड्यूल आपने बना दिया, या रेफरेंस दे दिया आपने, कोई नोट आपने लिख दिया। Often the additional disclosure must be made by a note in order to explain the situation properly. For example, detail of a pension plan, long-term lease, and provisions for a bonds issue are often disclosed in note. The financial statements are expected to summarize significant financial information. If all the financial information is presented in detail, it could be misleading. अब आपने पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, बस आपने ये बता दिया कि डेप्रिसिएशन मेथड हैज बीन चेंज। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ है, कौन सा मेथड यूज करते, डिमिनिशिंग पहले यूज करते, अब आप स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर रहे हैं। एक्सेसिव डिस्क्लोजर कुड वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्क्लोज कर देंगे, उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख देंगे, तो वो वायलेट करेगा कॉन्सेप्ट डिस्क्लोजर की जो कॉन्सेप्ट उसको वायलेट कर देगा।
Therefore, a reasonable summarization of financial information is required. जितनी उसको चाहिए उतनी दे, बस आप टू द पॉइंट बात करनी है, कहने का मकसद है, ठीक है. बिकॉज ऑफ द complexity of many businesses and the increased expectation of the public, full disclosure has become one of the most difficult concept of the accountant to apply. यानी अब आपने उस मेथड को जो भी चेंजिंग की है उसको आपने नोट में 2-3 लाइंस में उसको डिफाइन करना है कि ये हमने काम किया, ये चेंजिंग की है, ठीक है. तो आसान नहीं होता ये, और इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये आपको बताना पड़ेगा. इसलिए कि जब आप बताएंगे तो सामने वाला जब कंपेयर करेगा इनकम स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो इस चीज़ को सामने रखेगा कि हाँ किसी भी तरह की चेंजिंग इसकी वजह से भी हो सकती है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में. ठीक. मटेरियलिटी. Materiality means accountant must consider many concepts and principle when determining how to handle a particular item. Sorry. The proper use of the various concepts and principle may be costly and time consuming. The materiality concept involves the relative size and importance of an item to a firm. A material item to one entity may not be material to another. For example, an item that costs $100 might be expense by General Motor, but the same item might be carried as an assets by a small entity. ठीक. देखिए, जो मटेरियलिटी है इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आइटम को, हेड को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई मटेरियल होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी है. ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर अगर हम बात करते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स, उसमें टूल्स होते हैं उसके, ठीक है. तो अगर वो एक एक टूल को रिकॉर्ड करने बैठ गई बैलेंस शीट में, ठीक है, और आपके जहन में कि 1 ईयर से ज़्यादा चले वो एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होता है, तो फिर तो वो उसके जितने भी टूल्स हैं वो सब फिक्स एसेट्स हैं. और फिर उसको अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने लगे तो बैलेंस शीट की तो लेंथ तो बहुत हो जाएगी फिर. तो क्या करेगी, इस तरह की कॉर्पोरेशन ही करती है जिसकी मार्केट में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल मशीनरी रिकॉर्ड कर ली, इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है. अच्छा, दूसरा, ये जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती है उसको टूल एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया जाता है. फिर इसको ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते आप कि अब आप जो है स्क्रू ड्राइवर है या